चलो जी, हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो फाइनली हम कवर कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो सीरीज का, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो पहली चीज मैं शुरू करूंगा विथ रेफरेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि अगर आपको ये इसके पहले वाले वीडियो में कुछ कंफ्यूजन था तो वो चीज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को लेके तो वो अभी थोड़ी क्लियर आउट हो जाएगी। पहली चीज क्या कहता है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि हमारी कंपनी का एओए है, हमारी कंपनी का एमओए है, ये हमने आरओसी को दिया है। प्लस हमारी कंपनी का एओए एमओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि या तो इनकी कॉपीज आरओसी के भी पास है, और कोई भी पर्सन चाहे जो शेयर होल्डर नहीं है वो भी चाहे तो हमारी कंपनी का एमओए एओए इंस्पेक्ट कर सकता है अगेंस्ट अ वेरी नॉमिनल फीस। तो ये हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये इजीली एक्सेसिबल है इंस्पेक्शन के लिए। तो इसलिए ये डॉक्ट्रिन हम क्या करती है, ये डॉक्ट्रिन प्रेज्यूम कर देती है, ये डॉक्ट्रिन की हम मान लेते हैं कि हम मान ले रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम ये मान रहे हैं, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसने एमओए पढ़ा है, उसने एओए पढ़ा है। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं है सर, उसने उसका नॉलेज है, और उसमें जो बातें लिखी गई है उसका उसे नॉलेज है। एट द सेम टाइम ही हैज अंडरस्टूड कि वो जो चीज हमारे एमओए एओए में लिखी है उसे वर्ड बाय वर्ड वो समझ गया है कि हमारा एओए और एओए एमओए और एओए क्या कहता है, ताकि सामने वाले को पूरा नॉलेज है कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। वो ये सब कुछ जानने के बाद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि उसने सिर्फ एमओए नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ एओए ही नहीं पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये भी प्रिज्यूम कर लेती है कि इस एमओए और एओए के अलावा अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो इन्हें समझने के लिए नेसेसरी है तो उसने वो डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हुए हैं। तो ये हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कह रही है कि एओए एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आपको इनका नॉलेज है। आपने इन्हें पढ़ा ही नहीं, आप इन्हें समझ भी गए। एट द सेम टाइम इनसे रिलेटेड कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है तो आपने वो भी पढ़े हैं। इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है, ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करती है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स से, कि आपने ये सब पढ़ने के बाद कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इस केस में कंपनी की लाइबिलिटी होगी क्या? आप ये कह सकते हो क्या मुझे नहीं पता था, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी नहीं कर सकती, और आप कंपनी पे लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन डाल दो? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए कंपनी को यहाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट आउटसाइडर्स। फिर इस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो भाई ऐसे तो कंपनी में भयंकर मिसमैनेजमेंट हो सकता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ लिखा है और आपने कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस की बातें कहाँ दी गई है? आपके आर्टिकल में। तो आपके कंपनी के मेमोरेंडम में जो चीजें लिखी है वो तो मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस में क्या चल रहा है वो चीज मुझे पता चलेगी क्या? नहीं। वो चीज बहुत मुश्किल है जानना कि किसी कंपनी के अंदर इंटरनल फंक्शनिंग में, इंटरनल मैनेजमेंट में, खासकर टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, ये चीज कोई नहीं जान सकता है। खासकर एक आउटसाइडर तो नहीं जान सकता। तो उसी के लिए आती है एक डॉक्ट्रिन जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर यानी अंदर, बंद दरवाजों के पीछे, कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं एमओए को पब्लिक डॉक्यूमेंट मानता हूँ, मैं एओए को पब्लिक डॉक्यूमेंट मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एमओए में जो जो चीजें लिखी है वो मैं समझ गया हूँ। मैं ये भी मानता हूँ मैं कंपनी के बायलॉज, रेगुलेशन, या कंपनी को कोई चीज करनी है तो कैसे करनी है उसके आर्टिकल्स में जो लिखा है वो भी मैं समझ गया हूँ। लेकिन कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग बराबर हो रही है या नहीं, बंद दरवाजों के पीछे कंपनी का मैनेजमेंट उन आर्टिकल्स को, उन मेमोरेंडम के क्लॉजेस को सही सही तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं, ये चीज मेरे लिए जानना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसके अगेंस्ट मुझे प्रोटेक्शन देता है, इसको आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कंपनी ड्यू टू इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल इरेगुलरिटीज ऑफ कंपनी के अगेंस्ट आउटसाइडर को प्रोटेक्शन दे रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो हम कहते हैं एस टर्कवेंट्स रूल। टर्कवेंट क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है केस लॉ पे। केस लॉ क्या था?
रॉयल ब्रिटिश बैंक थी और वर्सेस टर्कॉन। तो ये टर्कॉन भाई साहब ने रॉयल ब्रिटिश बैंक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया। वो क्या हुआ था, हम इस केस लॉ में पहले पढ़ ही लेते हैं। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस क्या कहता है? सर आप ऊपर का स्किप कर रहे हो क्या? नहीं, हम वो भी रीड करेंगे, और पहले हम केस लॉ रीड कर लेते हैं। ये कहता है मिस्टर टर्कॉन वॉज एन ऑफिशियल मैनेजर, यानी लिक्विडेटर थे, ऑफ इंसॉल्वेंट कैमरन्स कोरल ब्रुक स्ट्रीम कोल स्टीवसन, क्या तो स्वानशी एंड लेब रेलवे कंपनी की। भाई इतनी बड़ी नाम की कंपनी थी, दिवालिया तो होनी थी। तो मिस्टर जब दिवालिया हुई तो उसके लिक्विडेशन के लिए मिस्टर टर्कॉन को बुलाया गया। ये भाई साहब बन गए ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? वो पर्सन जिसे हम अपॉइंट करते हैं कंपनी बंद करने के लिए। जब कंपनी बंद होती है तो आरओसी अपॉइंट करता है एक पर्सन को, या एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो उस कंपनी को बंद करने का सारा काम करता है। उसे हम नाम देते हैं लिक्विडेटर का। तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 1844 में बनी हुई होगी। कंपनी कौन सी? सर ये वाली कंपनी जिसका लिक्विडेशन हो रहा है। द कंपनी हैड गिवन बॉन्ड्स ऑफ रुपीज 2000 टू रॉयल ब्रिटिश बैंक विच वाज सिक्योर्ड बाय कंपनीज ड्राइंग ऑन करंट अकाउंट। कि सर कंपनी ने बॉन्ड्स दिए किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। कितने के? 2000 पाउंड के। और उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने करंट अकाउंट्स में ड्राइंग्स कर ली कि कंपनी ने बैंक के पास गई, बैंक को कहा ये लो 2000 पाउंड्स के बॉन्ड, ये कंपनी के बॉन्ड रखो। मतलब कंपनी ने अपना डेट इंस्ट्रूमेंट दे दिया बैंक को, और उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में हमें क्रेडिट लिमिट दे दो। फिर जब बॉन्ड्स वर अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के कॉमन सील में था, साइन किए हुए थे उस पे दो डायरेक्टर्स ने और एक सेक्रेटरी ने। व्हेन द कंपनी वाज सूड, it was alleged that under its registration deed, the article of association, directors only had the power to borrow up to the amount by a company's resolution. A resolution had been passed but not specifying how much amount the director can borrow. मतलब कि क्या कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा था कि अगर डायरेक्टर को बोरोइंग करनी है, मतलब क्या, कंपनी ने बॉन्ड दिए थे रॉयल ब्रिटिश बैंक को, उसके अगेंस्ट कुछ फंड्स लिए थे। अब कंपनी ने एक तरीके से बोरोइंग की। उस बोरोइंग के लिए उस बॉन्ड पे उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किसने किया? डायरेक्टर्स ने। कंपनी के आर्टिकल्स ये कहते थे कि अगर डायरेक्टर को बोरोइंग करनी है, डायरेक्टर को पैसा उठाना है मार्केट से, तो उसके लिए डायरेक्टर को लेना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स का परमिशन, परमिशन थ्रू अ रेजोल्यूशन। और उस रेजोल्यूशन में जिस अमाउंट का जिस अमाउंट के लिए आपने रेजोल्यूशन लिया है उतना ही पैसा ये डायरेक्टर बोरो कर पाएगा। इस केस में डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन तो पास किया, लेकिन उस रेजोल्यूशन में अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। कि उसने बता दिया कि मैं पैसा बोरो करूंगा, कितना बोरो करूंगा वो नहीं बताऊंगा। वो चीज हुई इस केस में कि आपने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? इट वाज हेल्ड कि ये इस केस के जजमेंट में ये आया कि दैट द बॉन्ड्स वर वैलिड, कि भले ही कंपनी के डायरेक्टर ने स्पेसिफाई नहीं किया हो उस रेजोल्यूशन में कि उस अमाउंट, फिर भी वो बॉन्ड्स जो कंपनी ने दिए थे वो वैलिड है रॉयल ब्रिटिश बैंक को। क्यों? कुड बी एनफोर्स्ड टर्म्स। He said that the bank was deemed to be aware of directors borrowing up to an amount through resolution। कि हम मानते हैं कि बैंक को पता होगा, कि उसने आर्टिकल पढ़े थे, उसे पता होगा कि डायरेक्टर पैसा लेने के लिए रेजोल्यूशन के बाद ही पैसा ले सकता है। तो ये चीज बैंक को पता होगी। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर रजिस्टर्ड विद द हाउस, with the company's house. So there was an constructive notice। कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता था कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे एमओएओ का नॉलेज है। सेम चीज हम इसी बेसिस पे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बैंक को पता था कि डायरेक्टर को लोन लेना है तो उसे रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। But the bank could not be deemed to know such ordinary resolution has been passed। लेकिन बैंक के पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि भाई ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं। बिकॉज दिस वर नॉट रजिस्ट्रेबल। कि जो आप ये जो रेजोल्यूशन आपने पास कराया उसको आपने आरओसी के पास कहीं जाके रजिस्टर थोड़ी कराया था, वो तो आपने इंटरनल पर्पजेस के लिए किया। और कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है?
वो चीज़ अगर पब्लिक नहीं है, वो चीज़ आपने रजिस्टर नहीं करवाई है एज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद आरओसी, तो बैंक को कैसे ही पता चलता? इसीलिए यहाँ पे कहा गया है द बॉन्ड वाज़ वैलिड, इसलिए बॉन्ड वैलिड है एंड नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू कंपनीज़ इंटरनल वर्किंग, और कंपनी की इंटरनल वर्किंग को देखने के लिए बैंक कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट कंपनीज़ इंडोर अफेयर आर कंपनीज़ प्रॉब्लम। अब ये हम पढ़ गए कि कंपनी में इंडोर मैनेजमेंट होता है, उसी के लिए हमने टरकॉइंट रूल बनाया, जिसके लिए हमने अभी एक केस लॉ पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स पब्लिक नहीं होते, तो इसीलिए मुझे इंटरनल रेगुलरिटीज चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आउटसाइडर जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इट इज सेफ टू से कि आई कैन अज्यूम कि जो इंटरनल कंप्लायंस है वो रेगुलरली फॉलो हो रहे होंगे। लेकिन इस केस के 3 एक्सेप्शंस भी आपको दिए गए हैं। वो एक्सेप्शंस कौन-कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है कि जहाँ पे नॉलेज ऑफ इर्रेगुलैरिटी, कि एक कंपनी है, उस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ। मतलब मुझे या मैनेजमेंट में मेरी चलती है, मैनेजमेंट की बातें मुझे पता रहती है और उस कंपनी में कुछ इर्रेगुलैरिटी है। उसके ये जानते हुए भी कि उस कंपनी में कुछ इंटरनल इर्रेगुलैरिटी है, मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उस केस में क्या मैं टर्कवाइंड रूल या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से इंसुलेट कर पाऊंगा खुद को? इससे मैं प्रोटेक्शन ले पाऊंगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उस इंसान को प्रोटेक्ट करता है जिसे इंटरनल रेगुलर इरेगुलरिटीज की खबर नहीं है, जो गुड फेथ में, यानी जो गुड फेथ में कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। लेकिन आपको तो इस केस में इंटरनल इरेगुलरिटी का नॉलेज है, तो इस केस में आप एक एक्सेप्शन में आ जाते हो टर्कवाइंड रूल। उसके बाद है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, कि सर एक ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन ऐसा है कि मुझे देख के लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सस्पिशियस है। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए था? उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के नेचर को देखते हुए मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मुझे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा था उस चीज की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने वो जांच नहीं की। मुझे शक था, लेकिन मैंने उस शक की बुनियाद पे कोई एक्शन नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और फिर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो वो चीज़ हो जाती है बियॉन्ड द एक्ट ऑफ द कंपनी। जैसे कि यहाँ पे एक केस लॉ है, आनंद लाल बिहारी आनंद बिहारी लाल वर्सेस विंशॉ एंड कंपनी का। इसमें क्या था? जो कंपनी है, कंपनी के एसेट्स कौन बेच सकता है? ये आप मुझे बताइए। कंपनी के एसेट कंपनी बेच सकती है। तो कंपनी का जब भी कोई एसेट बिकेगा तो उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट वो बेचेगा, के डायरेक्टर्स उसके लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस तरीके से कंपनी के एसेट्स बिकेंगे। वर्सेस इस केस में क्या हुआ? इस केस में एक कंपनी थे, उस कंपनी में एक अकाउंटेंट था। अब उस कंपनी का एक अकाउंटेंट क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट में है? नहीं। तो उस अकाउंटेंट ने जाके कंपनी की प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी और सामने वाले ने कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के एक नॉर्मल अकाउंटेंट से खरीद ली। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? हाँ, इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। इसमें मुझे सस्पेशन होना चाहिए कि भला एक कंपनी की प्रॉपर्टी उस कंपनी का एक नॉर्मल अकाउंटेंट कैसे बेच सकता है। तो उस केस में मेरी जिम्मेदारी थी एज एन आउटसाइडर कि मैं कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में इंक्वायर करूं, और मैंने वो इंक्वायरी नहीं की। तो क्या मैं टर्कवाइंड रूल के अंडर प्रोटेक्शन ले पाऊंगा? द आंसर इज नो। एंड लास्ट इज द केस ऑफ फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है सर? फॉर्जरी होता है कि आपने किसी की साइन कॉपी कर ली, किसी की साइन चुरा ली, आपने किसी की साइन की नकल की है, उसे हम कहते हैं फॉर्जरी। तो फॉर्जरी को हम इस टर्कवेंट रूल में कवर नहीं करते। नहीं तो क्या होगा सर, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी की साइन फॉर्ज कर लेगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के ऊपर जो है इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अगर हम इसे टर्कॉइंट रूल के एक्सेप्शन में नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही मिसमैनेजमेंट हो सकता है। इसलिए फॉर्जरी को भी कवर नहीं किया गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट के 3 एक्सेप्शंस कौन-कौन से हैं? पहला, जहाँ पे आपको इंटरनल इरेगुलरिटी का नॉलेज था। दूसरा, जहाँ पे सस्पिशन था लेकिन आपने उसके लिए इंक्वायरी नहीं की। और तीसरा केस है फॉर्जरी का। तो अब इन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा ऊपर आइए सर। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेक्शन 399 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू
कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास है या रिकॉर्ड है, उसकी कॉपी मिल सकती है उसे, या एक्सट्रैक्ट मिल सकता है, या इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑन प्रिस्क्राइब्ड फी, कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक फीस दे के इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरा है मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है कंपनी के, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंडर अज्यूम करते हैं कि हर पर्सन जो कंपनी से डील करने आ रहा है उसने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, समझा है और उसे इनका नॉलेज है। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस वी मीन कि वही चीज़ कि उसने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, उसे उसके कंटेंट्स का नॉलेज है, वो उन्हें समझ चुका है, ही हैज अंडरस्टूड देम इन ट्रू पर्सपेक्टिव, एंड सिर्फ समझा ही नहीं है, एंड नॉट ओनली has the constructive notice of memorandum and article, but also other related documents such as a special resolution, etc., which are required to be registered with registrar. कि एओए एमओए के को तो उसने समझा ही है, साथ ही साथ अगर कोई और डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, उसने वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ लिया है। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब यहाँ पे इफ अ पर्सन एंटर्ड इनटू a contract beyond the power of a company, he cannot acquire any contractual right against the company। कि आप ये पढ़ने के बाद भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि इट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये एक्सेप्शन है। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means that the outsider are deemed to have notice of internal affairs of a company, यानी कि आउटसाइडर को जरूरी नहीं कि नॉलेज हो कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है। For instance, if any act is authorized by article and memorandum, an outsider is entitled to assume that detailed formality for doing such act have been observed। कि एक आउटसाइडर ये मान लेगा कि जो भी रेगुलर आर्टिकल्स में लिखा गया है, मेमोरेंडम में लिखा गया है, वो फॉर्मेलिटीज वैसी की वैसी कंपनी ने फॉलो की होगी। फिर यहाँ पे केस लॉ दिया गया है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद है एक्सेप्शन, कि इस लॉ के क्या क्या एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी, क्यों? क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंपनी के, एंड कंपनी आर वाइडली परफॉर्म, they are entitled to assume that the act done by director officers are validly performed। यानी कि जो कंपनी के ऑफिसर, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपने एमओए एओए को फॉलो करते हुए ही कर रहे हैं। ये चीज वो गुड फेथ में अज्यूम कर सकता है। कौन? आउटसाइडर। An outsider is dealing with the company, he is entitled to assume that things have been done in quite manner। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसके एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है? पहला, जहाँ पे आपको इंटरनल इरेगुलरिटी का नॉलेज था, जैसे कि द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी एंड हैज द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। जिसको या तो असल में पता था कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, या जिसको हिंट था, कंस्ट्रक्टिव था, कि जिससे उसे अंदाजा आ रहा था कि कंपनी में कुछ तो रूल है, कुछ तो इंटरनल इरेगुलरिटी है। तो उस केस में आप आ जाते हो एक्सेप्शन में। इसी का एग्जांपल दिया है एक केस लॉ की, हार्वर्ड वर्सेस पेटन आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वेयर द डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर टू देमसेल्फ, कि डायरेक्टर ने डिबेंचर, कंपनी के डिबेंचर इशू कर दिए खुद ही को। कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर ने कंपनी के डिबेंचर इशू किए, किसको? खुद ही को, अपने ही नाम पे। Director could not defend the issue of debenture to themselves because they should know that the extent to which money lending of the company is required and assess the general meeting which they had not opted। कि भाई अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मुझे तो पता होगा ना कि कंपनी अगर पैसा बोरो कर रही है और उसके अगेंस्ट डिबेंचर दे रही है, कंपनी किस अमाउंट तक के लिए पैसा बोरो कर सकती है, वो चीज़ मुझे एज अ डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर की तरह मुझे पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उस कंपनी को क्या-क्या रेगुलरिटीज़ फॉलो करनी है, कौन-कौन से रेज़ोल्यूशन पास करना है, उसका भी नॉलेज एज़ अ डायरेक्टर, एज़ एन इंटरनल पर्सन
इन दी मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी मुझे एज अ डायरेक्टर पता होने चाहिए। के बावजूद भी अगर मैंने कंपनी के डिबेंचर्स इशू करवा लिए अपने खुद के नाम पे, डायरेक्टर ने कंपनी से डिबेंचर्स ले लिए अपने खुद के नाम पे और कंपनी की इंटरनल रेगुलरिटीज को फॉलो नहीं किया, तो उसे नॉलेज था कंपनी की इंटरनल रेगुलरिटी का, तो वो प्रोटेक्शन नहीं ले पाएगा अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लाइकवाइज इन Morris versus Kensi, a director could not defend an allotment of share to him. इस केस में डायरेक्टर ने क्या किया, खुद ही को शेयर्स अलॉट कर दिए, तो उस चीज को आप डिफेंड नहीं कर पाओगे एज ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग इन विच द शेयर्स वर अलॉटेड, कि उस मीटिंग का वो हिस्सा रहा होगा जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ होगा। His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office। कि भाई इस केस में क्या हुआ, ऊपर के केस में डायरेक्टर ने खुद ही को डिबेंचर दिए थे कंपनी की पॉलिसीज ना फॉलो करते हुए, तो उस केस में उसे प्रोटेक्शन नहीं मिला। सेम मॉरिस वर्सेस कैंसिस में क्या था, कंपनी के डायरेक्टर ने खुद ही को शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी के, और उसने रेगुलर जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉलो नहीं की, तो उस केस में भी हम उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। उसके बाद है सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी, की जहाँ पे आपको कोई सस्पेशन था, कुछ अंदाजा आ रहा था कि भाई कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, कि अगर आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो तो आपको एक डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट नहीं करती है। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो अनयूजुअल है, अटपटा सा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी रेगुलर नेचर का नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इंक्वायरी करो, उसी को उस केस में आपको टर्कुएंट रूल का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में बिना इंक्वायरी करे घुस जाते हो तो। एन ऑफिसर, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एन ऑफिसर ऑफ अ और एन फ्रॉम द फैक्ट दैट एन ऑफिसर इज purporting to act in manner which is apparently outside his scope of authority, कि कोई ऑफिसर इस तरीके से काम कर रहा है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर हो। वेदर फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी बाय अकाउंटेंट, की अकाउंटेंट ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी। इस केस को हमने नल एंड वॉइड माना इस ट्रांजैक्शन को, क्यों, क्योंकि द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज द एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी दैट द अकाउंटेंट हैड द अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी कोई अकाउंटेंट ऐसे ही कैसे बेच सकता है, उसके पास क्या ये पावर है, नहीं है, ये उसके स्कोप के बियॉन्ड है, तो आपने उस अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीदी कैसे ली, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या है, नल एंड वॉइड। और ये बाइंडिंग नहीं, मतलब नल एंड वॉइड इन द सेंस कि ये ट्रांजैक्शन जो है इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि इस ट्रांजैक्शन पे आप इंडोर मैनेजमेंट के प्रोटेक्शन को अवेल नहीं कर पाओगे। उसके बाद है सिमिलैरिटी, इन केस ऑफ यूपडन कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लो एंड विल्स लिमिटेड, where a person holding directorship of two companies agreed to apply money of one company in payment of debt of another. The court agreed that the plaintiffs were to put up an inquiry in certain whether the person making the contract had the authority in fact to make it. Any other rule would place limited company without any sufficient reason for doing so at the mercy of a servant or agent who should purport to contract on its behalf। मतलब कि क्या इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी का एक डायरेक्टर था, ये जो डायरेक्टर है ना ये दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर कॉमन है इन दो कंपनीज के बीच में। इस डायरेक्टर ने इस कंपनी का पैसा उठा के लगा दिया इस दूसरी कंपनी की डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो क्या ये चीज इस डायरेक्टर की पावर में थी, नहीं थी, तो उस केस में आपको इंक्वायर करना चाहिए था और आपने इंक्वायर नहीं किया, तो आप क्या टर्को एंड रूल का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। लास्ट इज फॉर्जरी। फॉर्जरी अब ध्यान से पढ़ते हैं।
The doctrine of indoor management applies not only to internal irregularities which might otherwise affect the transactions, कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये अप्लाई करती है इंटरनल इरेगुलरिटीज को, बट इट कैन नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। कि क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में। अब मैं कहता हूं कि ये है कंपनी ए, अब इसकी साइन एज, ये हमारी कंपनी ए है। अब इस कंपनी की साइन मैं फॉर्ज कर लेता हूँ और कंपनी ए की नकली साइन के थ्रू मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी दूसरी कंपनी के साथ, कि कंपनी ए है, उसकी साइन मैंने कॉपी की और उस कॉपीड साइन के बेसिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी दूसरी एंटिटी के साथ। तो बी ने कंपनी ए की साइन कॉपी की और कंपनी ओ के साथ कंपनी ए के नाम पे उस नकली साइन के बलबूते पे कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट टर्क एंड रूल के अंडर प्रोटेक्टेड रहेगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप देखो ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था ए और ओ के बीच में, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में ए ने साइन तो की ही नहीं, ए की साइन बी ने कॉपी करके फॉर्ज की है। तो लाइबिलिटी किसकी आएगी? ए की? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने तो साइन किया ही नहीं है, लेकिन बी ने फ्रॉड किया है, बी ने साइन कॉपी की है। तो इस केस में जो भी लाइबिलिटी आएगी वो ए की नहीं होके बी की होगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटवीन, इन द केस ऑफ फॉर्जरी, इज बिटवीन बी एंड ओ। तो इस केस में हम फॉर्जरी को टर्क एंड रूल का एक्सेप्शन नहीं मानेंगे, और ये जो फॉर्जरी के कारण के जो भी फॉर्जरी के कारण जो भी चीज हुई है वो नल है, इसलिए हम उसे नल एंड वॉइड मानते हैं। द फॉर्जरी में in the circumstance include as from Turcoing's rule. The only clear illustration was found in Rubin versus Great Fingal Consolidate. In this case, the plaintiff was the transferee of share certificates issued under the seal of defendant's company. कि इस केस में क्या हुआ, रुबेन भाई साहब थे, रुबेन भाई साहब को शेयर ट्रांसफर कर दिए गए थ्रू शेयर सर्टिफिकेट। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट रुबेन को मिला उसमें कंपनी की कॉमन सील फॉर्ज करके लगाई गई होगी। द कंपनी सेक्रेटरी was affixed the seal of the company and forged the signature of two directors issued the share certificate. The plaintiff contended whether the signature were genuine or forged apart the internal management, and the company should be stopped from denying such genuineness of document. But it was held that the rule has never been intended to cover such extent of forgery। कि मतलब कि क्या, ये लास्ट लाइन ये कह रही है कि ये जो रूल हमने बनाया ना टॉर्केंस रूल का, तो ये रूल कभी इसलिए इस पर्पज से नहीं बना था कि ये फॉर्जरी को भी कवर कर। अब इस रूबेन वर्सेस ग्रेट बंगाल कंसोलिडेट के केस में क्या हुआ कि ये थी कंपनी, कंपनी को अगर कभी भी शेयर देना है तो कंपनी शेयर कैसे देती? शेयर देती वो सर्टिफिकेट के थ्रू। कंपनी शेयर कैसे देती? सर्टिफिकेट के थ्रू। अब इस कंपनी का एक था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन था? एक कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी का एक एम्प्लॉय मान लेते हैं। तो इस कंपनी के एम्प्लॉय ने क्या किया, कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट था ऐसा ही एक शेयर सर्टिफिकेट उठाया, उस पे उसने कर दिए फॉर्जरी, यानी कि नकली साइन कर दिए डायरेक्टर्स के, और ये शेयर सर्टिफिकेट उसने बेच दिया एक इन्वेस्टर को। तो इस केस में हम ये कंक्लूड करेंगे कि कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी का एक फॉर्ज्ड शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर को बेचा है। तो ये जो इन्वेस्टर है ना, इस इन्वेस्टर का ये कहना था कि ये शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, मैं इस कंपनी का मेंबर हो जाऊंगा क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा और इससे रिलेटेड सारे राइट्स मुझे एज एन इन्वेस्टर मिलने चाहिए। लेकिन जो रूलिंग आई इस केस में वो ये थी कि भले ही इस इन्वेस्टर ने ये शेयर सर्टिफिकेट खरीदे हैं और कोई तरीका नहीं है इस इन्वेस्टर का ये जानने का कि कंपनी की इंटरनल रेगुलरिटीज कैसी चल रही है, लेकिन टर्कवेंट रूल जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ये मानता है कि टर्कवेंट रूल कभी इस इंटेंशन से बना ही नहीं था कि वो फॉर्जरी को भी कवर करे।
इसलिए फॉर्जरी इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सेक्वेंस रूल। इसलिए ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये नल हो जाएंगे, और ये जो इन्वेस्टर है ये इस कंपनी के ओवर कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये इन्वेस्टर फिर किससे डैमेजेस सीख करेगा? तो ये जो केस बनता है फॉर्जरी का, ये बनता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द एम्प्लॉय जिसने वो सिग्नेचर्स फॉर्ज किए। तो इस एम्प्लॉय और इस इन्वेस्टर के बीच में ये फ्रॉड का केस बन, वही चीज यहाँ पे दी गई है। एंड फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ नीचे आपको एक चैप्टर की समरी दी गई है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे कुछ नया कुछ अलग मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे अभी चैप्टर खत्म हो रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ अभी बज रहे हैं, क्या हुआ भाई, मेरी स्क्रीन क्यों चली गई? ओके, राइट नाउ इट्स 11:30 PM। हमने स्टार्ट की थी इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग एट 11, रफली 11 और सो इन दी मॉर्निंग। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरा दिन ही इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने में गया है। तो अगर आई होप कि आपको ये जो चैप्टर था ये देख के ये रिकॉर्डिंग या ये मिनी सीरीज अच्छी लगी हो। अब अगर इफ टाइम परमिट्स तो हो सकता है, शायद, नॉट एनी प्रॉमिस, मैं इस चैप्टर की एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो जिसे मैं कंसोलिडेट करके 1 घंटे में लाने की कोशिश करूंगा। दिस इज नॉट अ प्रॉमिस, बट मे बी शायद वो इस चैनल पे डाली जा सके। बट नाउ अगर आप इस चैनल की और वीडियोस देखें तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि ये चैनल बना है टू फोकस ओनली ऑन क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। तो इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि जब आप क्लास फर्स्ट टू 10th पढ़ते हैं तो आपको साइंस मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, इनका नॉलेज रहता है। बट जब आप क्लास 11th में आते हैं तो जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये आपके लिए बिल्कुल ही नए होते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक एम्प्लॉयमेंट या एक सैलरीड क्लास हाउस होल्ड से आता हूँ। तो मेरे घर में ना किसी का बिजनेस है, ना दूर दूर तक के कोई बिजनेस करता है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स मेरे लिए बहुत नए थे, शायद वही चीज़ थी जो मुझे कॉमर्स की ओर ड्रॉ करती रही। तो जब आप एकदम से नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं विदाउट एनी प्री कंसेप्शन की उसके बेसिस क्या है, तो आपको शुरू में काफ़ी दिक्कत जाती है। वैसे ही हम कहते हैं कि कॉमर्स इज़ ऑल एक्सेप्टिंग, कि कॉमर्स में कोई भी इंसान, अगर आपने 11th-12th भी साइंस से पढ़ा है, तो भी आप कॉमर्स में आ सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं आप कॉमर्स की स्ट्रीम में कभी भी। इवन एट ग्रेजुएशन लेवल भी आप कॉमर्स के कोर्सेज़ परस्यू कर सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ बैकग्राउंड इन स्टडी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इस केसेस में आपको नए सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो दी सिंपल मोटिव ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल, जो मैं लास्ट 4-5 महीने से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इज टू गिव, कि अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं या कोई नया स्टूडेंट है जो कॉमर्स में रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, तो उसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जा सके आसान तरीके से। वही चीज़ हम इस चैनल लर्न विद यश जी पे प्रमोट कर रहे हैं, वही चीज़ हम इस चैनल पे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो लोग अभी 11th या 12th क्लास में है कॉमर्स में, उनके साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि इस चैनल की एक रीच बढ़ सके। और अगर इस चैनल को लेके आपका कोई भी फीडबैक है या कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि इस चैनल पे इम्प्रूव की जा सकती है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताएं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। साथ ही साथ इस चैनल में हमारा हमेशा ये मानना है कि दी बेस्ट इज येट टू कम, कि जो आपका सबसे बेस्ट चीज़ है वो अभी आने का है। तो विद दिस पार्टिंग वर्ड्स आई लिव यू विद दिस वीडियो सीरीज ऑन आर कंपनीज एक्ट। इसके अलावा एक कंपनीज एक्ट की वीडियो सीरीज और इसी चैनल पे भी हम ला रहे हैं जहाँ पे हम इन डेप्थ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ बियॉन्ड आर सिलेबस एंड मोर ऑफ अ जनरल डिस्कशन। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उस सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आया है, आपको हेल्पफुल लगा है, या आपको इससे कुछ भी छोटी मोटी भी मदद मिली है, तो आप ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। और अगर आपका कोई दोस्त 11th या क्लास 12th में है, या कोई ऐसा है जो आफ्टर 10th क्लास 11th-12th परस्यू करना चाह रहा है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, आफ्टर क्लास 10th 11th-12th इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स परस्यू करना चाह रहा है, तो उन लोगों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।